Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Today we are going to discuss a topic voluntary non-fit injuria. In the law of torts, if any person commits any wrongful act which causes injury to any person, he is held liable and has to pay damages or provide some other remedy which the court determines to the victim of such an act. अगर आप टॉर्ट्स की बात करें तो इसमें अगर कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का रॉन्गफुल एक्ट कमिट करता है जिससे कि किसी भी व्यक्ति को इंजरी कॉज हो जाती है तो वह व्यक्ति उसे डैमेज देने के लिए या फिर किसी अन्य प्रकार के उपचार देने के लिए जिम्मेदार होता है, जैसा कि कोर्ट डिसाइड करती है। उस विक्टिम को उसे उस प्रकार का उपचार या फिर उस प्रकार की रेमेडी उसे प्रदान करनी होती है। बट इन सम केसेस इवन इफ अ पर्सन सफर्स सम लॉस बिकॉज ऑफ द एक्ट ऑफ अनदर पर्सन, he cannot claim damages from that person because of the operation of defense of tort। लेकिन कुछ ऐसे केस भी होते हैं जहां अगर सामने वाले व्यक्ति को आपके किए गए कार्यों से नुकसान हो भी जाता है तो भी वो व्यक्ति आपसे डैमेज रिकवर नहीं कर सकता या फिर आप उसे डैमेज देने के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर डिफेंस ऑफ टॉर्ट वर्क करता है, यानी टॉर्ट्स में कुछ ऐसे प्रतिरक्षा या फिर कुछ ऐसे डिफेंसेस भी आपको दिए गए हैं जिन केसेस में अगर आप किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी टॉर्ट को कमिट करते हैं तो भी आपको उसके लिए किसी प्रकार की रेमेडी उसे प्रोवाइड नहीं करनी होती है। ऐसा ही एक डिफेंस होता है वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया का। वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति अगर आपके कंसेंट से और वह व्यक्ति खुद उस कंसेंट को दे, यानी अगर आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो सामने वाले की सहमति से आप कर रहे हैं और अगर उस सहमति से किए गए कार्य के चलते सामने वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान या डैमेज कॉज होता है तो उसके लिए आप उसे रेमेडी या फिर किसी प्रकार का कंपेंसेशन या डैमेज देने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे, मतलब आपको वो डैमेज नहीं देना होगा। यहां क्या लिखा है इसे एक बार हम समझ लेते हैं। यहां लिखा है वन सच डिफेंस अवेलेबल टू अ डिफेंडेंट इज द डिफेंस ऑफ वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया इन विच द प्लेंटिफ इज नॉट एंटाइटल्ड टू डैमेजेस because he consents to the act which has caused injury to him, यानी उसने उस कार्य के लिए कंसेंट दिया हुआ है जिस कार्य से उसे क्षति कारित हुई है, इसीलिए वो किसी प्रकार का डैमेज क्लेम कर नहीं सकता है। अब हम इस मैक्सिम को डिटेल में समझेंगे। व्हाट इज वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया? तो इन द लॉ ऑफ टॉर्ट देयर इज अ ड्यूटी ऑन एवरी पर्सन टू डू एक्ट्स विथ रीजनेबल केयर in order to avoid any harm which may occur due to their failure of taking such care। यानी टॉर्ट्स की बात अगर हम करें तो इसमें हर व्यक्ति की ये ड्यूटी होती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कोई भी कार्य रीजनेबल केयर यानी कि आवश्यक सावधानी को बरतते हुए करे और किसी भी प्रकार का अगर किसी को हार्म हो सकता है या क्षति पहुंच सकती है तो उसे पूरी तरीके से अवॉइड करने की कोशिश करे। अगर वो ऐसा करने में फेल हो जाता है तो वह व्यक्ति सामने वाले को डैमेज देने के लिए जिम्मेदार होगा, परंतु अगर सामने वाले ने ऐसे कार्य के लिए कंसेंट प्रोवाइड कर दी है तो फिर आप उसे डैमेज देने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। अब एक एग्जांपल से हम इसे समझते हैं। इफ अ पर्सन इज ड्राइविंग हिज कार, ही हैज ड्यूटी टू ड्राइव द कार सेफली एंड विद इन स्पीड लिमिट्स सो दैट नो एक्सीडेंट ऑकर्स व्हिच कैन आल्सो हार्म एनी अदर पर्सन। अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार की कार चला रहा है तो उसकी ड्यूटी होगी कि वो उस कार को सेफली और स्पीड लिमिट के अंदर रहते हुए चलाए ताकि सामने वाले व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति को एक्सीडेंट होकर किसी प्रकार का हार्म ना पहुंचे। बट अगर वो वैसा नहीं करता तो वो डैमेज देने के लिए लायबल होता है। बट अगर सामने वाला पर्सन उस चीज की कंसेंट दे देता है तो उसके लिए वो डैमेज क्लेम फिर नहीं कर पाएगा अगर उसे कोई क्षति हो जाती है तो अब ये बता रहा है दिस इज अ जनरल रूल इन टॉर्ट्स बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। ये एक जनरल रूल है कि अगर आप कोई कार्य कर रहे हो तो आपको रीजनेबल केयर बरतनी पड़ेगी, परंतु यहां पर जनरल रूल के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, ठीक है, जिसे हम डिफेंसेस ऑफ टॉर्ट कहते हैं। डिफेंसेस टू टॉर्ट या डिफेंसेस ऑफ टॉर्ट को हम कहते हैं प्रतिरक्षा। अंडर दिस डिफेंसेस अ डिफेंडेंट कैन एस्केप लायबिलिटी and voluntary non-fit injuria is also one such defense which is available for the defendant। ठीक है, इन डिफेंसेस के अंदर में डिफेंडेंट अपनी लायबिलिटी से, अपनी जिम्मेदारी से, अपने दायित्व से बच सकता है और वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया एक ऐसा ही प्रकार का डिफेंस है जो कि डिफेंडेंट यहां पर यूज करके अपनी लायबिलिटी से बच सकता है। इन केस अ पर्सन गिव्स हिज कंसेंट टू डूइंग ऑफ एन एक्ट which leads to him getting injured, then even if an injury is caused by the
other person, he cannot claim any damages from that person because the act was one of which he voluntarily consented. अगर उसके कंसेंट दिए जाने से, यानी प्लेंटिफ के कंसेंट दिए जाने पर अगर सामने वाला कोई कार्य करता है तो उससे अगर प्लेंटिफ को किसी प्रकार की इंजरी हो भी जाती है तो वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति जो वो कार्य कर रहा है उससे डैमेज या फिर किसी प्रकार की रेमेडी पाने का हकदार नहीं होता है। और इसे ही हम वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया का मैक्सिम यानी कंसेंट, इसका बेसिक दो जो एलिमेंट है वो है कंसेंट। वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया को हम कंसेंट के नाम से जानते हैं। अगर कोई व्यक्ति स्वयं कंसेंट दे दे और ये कहे कि हम इस चीज की सहमति देते हैं, आप ऐसा कार्य कर लीजिए, तो उस कंडीशन में फिर उस कार्य से अगर कोई भी प्रकार की उसे क्षति होती है तो वो ये नहीं कह सकता कि मुझे डैमेज भी दिए जाए। अब यहाँ पे एक प्योरली वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया का हम इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। अगर ए के पास कोई बाइक है जिसके ब्रेक्स वर्क नहीं कर रहे हैं और बी उसकी कंडीशन जानता है उस बाइक की, उसके बाद भी वो उस पर बैठ जाता है, तो सीधी सी बात है कि ऐसे कंडीशन में अगर उसको कोई भी प्रकार का नुकसान होता है बी को, क्योंकि वो ये जानता था कि ए की गाड़ी की ब्रेक्स खराब है या फिर वर्क नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद वो खुद उस पर जानते हुए बैठा, तो ऐसे कंडीशन में अगर उसको कोई इंजरी होती है, एक्सीडेंट होता है या फिर कुछ भी होता है, तो उसके लिए वो रिलीफ क्लेम नहीं कर सकता है। अब हम आ जाते हैं एलिमेंट्स ऑफ वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया में। अब एलिमेंट्स क्या क्या हैं इसके, एलिमेंट्स इन द सेंस इसके आवश्यक तत्व क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर द एप्लीकेशन ऑफ डिफेंस ऑफ वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया देयर आर सम एसेंशियल एलिमेंट्स। कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया के लिए। अब सबसे पहला जो एसेंशियल एलिमेंट होता है इस डिफेंस के लिए वो है द प्लेंटिफ हैज द नॉलेज ऑफ द रिस्क, यानी जो प्लेंटिफ है उसको रिस्क का नॉलेज होना चाहिए। यानी अगर प्लेंटिफ को यही नहीं पता है कि भाई इस कार्य को करने में रिस्क भी है और उस पर रिस्क एक्चुअल में था लेकिन प्लेंटिफ को नहीं पता था, तो ऐसे कंडीशन में वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया का सिद्धांत लागू नहीं होगा। यहां पर प्लेंटिफ की जानकारी होनी जरूरी है उस रिस्क के प्रति। दूसरा, द प्लेंटिफ विद द नॉलेज ऑफ रिस्क हैज वॉलंटरली एग्रीड टू सफर द हार्म। मतलब दूसरा ये है कि रिस्क का नॉलेज तो था ही और रिस्क के नॉलेज के साथ साथ उसने इस बात के लिए अग्री भी कर दिया कि ठीक है मैं इस हार्म को सफर करने के लिए रेडी हूं। तो ये दो कंडीशन अगर फुलफिल होती हैं तो वहां पर ही वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया का सिद्धांत लागू होगा, अदरवाइज नहीं। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। बट ओनली हैविंग नॉलेज अबाउट द रिस्क इज नॉट इनफ फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दिस डिफेंस। लेकिन सिर्फ रिस्क का नॉलेज हो जाना ही पर्याप्त नहीं है इस डिफेंस के लिए। इसको हम कहते हैं साइंटी नॉन फिट इंजुरिया, जिसका मतलब है मियर नॉलेज डज नॉट मीन्स कंसेंट टू द रिस्क। यानी सिर्फ नॉलेज हो जाने का मतलब ही ये नहीं होता है कि आप उस रिस्क के लिए अपनी सहमति या कंसेंट दे दिए। यहां पर आपको इंप्लाइडली या एक्सप्लाइडली ये बताना होगा कि आप उस चीज के लिए रेडी हैं और आपने कंसेंट दी हुई है। तो यहां पर हम एक बंजी जंपिंग एग्जांपल से उसे समझ सकते हैं। A goes for bungee jumping and he knows that he might get injured by it, but he still decides to do it, and as a result he suffers injury despite all the necessary care being taken by the organizers। मतलब A नाम का व्यक्ति जो है वो बंजी जंपिंग के लिए जाता है और उसे ये पता है कि यहां पर रिस्क है कि वो इंजरी उसको हो सकती है, बट वो स्टिल डिसाइड करता है कि वो बंजी जंपिंग करेगा और उसके परिणाम स्वरूप उसे किसी प्रकार की इंजरी हो जाती है। बावजूद इसके कि ऑर्गेनाइजर्स ने पूरी सतर्कता पूरा केयर बढ़ता हुआ था उसे बंजी जंपिंग करवाते वक्त, परंतु फिर भी उसे कोई डैमेज हो जाता है, क्षति पहुंच जाती है, तो यहां पर ए जो है वो ये नहीं कह सकता कि मैं ऑर्गेनाइजर से डैमेज क्लेम करूंगा, क्योंकि उसे पूरा नॉलेज था इस रिस्क का और उसने खुद सफर करने के लिए एग्री किया था कि ठीक है मैं इसे करना चाहता हूं, इसलिए वो डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता। याद रखेंगे। तो उसी तरीके से एक केस यहां पर था जिसका नाम था स्मिथ वर्सेस बेकर्स एंड सन्स। स्मिथ वर्सेस बेकर्स एंड सन्स के केस में द प्लेंटिफ वाज एन एम्प्लॉय ऑफ द डिफेंडेंट एंड द साइट वेयर ही यूज्ड टू वर्क हैड अ क्रेन व्हिच कैरिड रॉक्स ओवर देयर हेड्स। प्लेंटिफ यहां पर एक एम्प्लॉय था डिफेंडेंट का और वह साइट में वर्क कर रहा था और जहां वो वर्क कर रहा था उसके ऊपर सर के ऊपर से बड़ी बड़ी रॉक्स को लिफ्ट किया जा रहा था। प्लेंटिफ ने इस चीज को कंप्लेन भी किया डिफेंडेंट को इसके लिए। वन डे द प्लेंटिफ वाज इंजर्ड, और यहां एक दिन इस चीज को डिफेंडेंट ने चूंकि नहीं माना तो एक दिन प्लेंटिफ उस कार्य से इंजरी उसे हो गई।
क्योंकि एक रॉक उसके सर पर या फिर उसके आसपास गिर गई, जिसके चलते उसे किसी प्रकार का डैमेज कॉज हो गया। तो यहां पर उसने डिफेंडेंट को डैमेज के लिए सू किया, और यहां पर वो कर भी सकता था और उसे डैमेज मिला भी। अब उसका कारण क्या था? उसका कारण यह था कि प्लेंटिफ ने यहां कंसेंट नहीं दिया था इस रिस्क के लिए। वो रिस्क जानता तो था, परंतु उसने कंसेंट नहीं दिया था, क्योंकि उसके डिफेंडेंट को इस बात से आगाह कराने से समझ आता है कि भाई हमारे सर के ऊपर से इस तरीके की रॉक्स जाती हैं, कल को रिस्क हो सकता है। पर डिफेंडेंट ने उस बात को नहीं माना, जिसके चलते यहां पर कंसेंट वाला प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा और डिफेंडेंट इसके लिए लायबल हो गया। ठीक है, इस चीज को अपने को समझना है। अब हम आ जाते हैं यहां पर कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ। तो द कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द डिफेंस ऑफ वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया। अब हम एसेंशियल एलिमेंट्स को कुछ अलग प्रकार से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट्स के रूप में। तो यहां पर बता रहा है कि प्लेंटिफ की कंसेंट वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया के डिफेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि only when he voluntarily gives his consent to an act the defendant can take this defense। सिर्फ तभी जब वो वॉलंटरली यानी अपनी स्वेच्छा से अपनी कंसेंट देता है, तभी डिफेंडेंट इस डिफेंस को ले सकता, डिफेंडेंट के प्रति वो इस डिफेंस को ले सकता है, या फिर डिफेंडेंट इस डिफेंस को ले सकता है, आप ये कह लीजिए, क्योंकि डिफेंडेंट ही इस डिफेंस को यूज करेगा। प्लेंटिफ तो केवल ये कह सकता है कि हमको डैमेज चाहिए, फिर डिफेंडेंट ही ये कहेगा कि भाई इसने कंसेंट दी थी, जिसके चलते हम डैमेजेस देने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो बेसिकली यहां डिफेंडेंट इस डिफेंस को यूज करेगा। इस केस को हम देख लेते हैं, हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड का केस था। ये केस 1932 को डिसाइड किया गया। इसमें क्या था फैक्ट इसके? द प्लेंटिफ वेंट टू सी अ कार रेस इन विच टू कार्स कोलाइडेड विथ ईच अदर। प्लेंटिफ जो था वो एक कार रेस देखने गया था और दो कार आपस में टकरा जाती हैं, और उसके रिजल्ट में प्लेंटिफ जो सीट में बैठा हुआ था, अपने सिटिंग था ऑडियंस में, वो इंजर्ड हो जाता है। ठीक है, वो एक कार क्योंकि उसमें से उछलकर या फिर जाकर ऑडियंस में चली जाती है, जिससे कि प्लेंटिफ को इंजरी हो जाती है। यहां पर वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया का डिफेंस अप्लाई हुआ, क्योंकि प्लेंटिफ ने कंसेंट दिया था इस रिस्क के प्रति, क्योंकि वो उस रेस में जाकर शामिल हुआ था देखने के लिए ऑडियंस में, और वहां पर इस तरीके की रेस हो रही है, तो ये एक्सीडेंट एक इंप्लाइड रूप से शामिल था कि भाई हो भी सकता है, क्योंकि इस तरीके का रिस्की इवेंट हो रहा है। तो इसलिए यहां पर यह माना गया कि उसने कंसेंट दिया है, और इसके चलते उसे क्या किया गया? लायबल ठहरा दिया गया, मतलब उसे डिफेंस प्रोवाइड कर दिया गया कि हम इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं होती है। अब सेकंड पॉइंट, कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ मस्ट बी फ्री, यानी कंसेंट जो प्लेंटिफ की होती है वो फ्री होनी चाहिए। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, प्लेंटिफ अपने मर्जी से दे रहा हो, उसे आप किसी भी प्रकार से कोर्जन, फ्रॉड या फिर किसी भी प्रकार से आप उसको अफेक्ट ना करो, मतलब आप उसको किसी प्रकार से कंपेल या फिर जबरदस्ती उससे कंसेंट लेने की कोशिश करोगे तो वो कंसेंट मान्य नहीं होगी। कर दिया। अब हम थर्ड पॉइंट को देखते हैं, दैट इज कंसेंट शुड नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड। कंसेंट जो है वो फ्रॉड के द्वारा ऑब्टेन नहीं की जानी चाहिए। इन केस ऑफ कंसेंट हैविंग बीन ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, डिफेंस ऑफ वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया विल नॉट अप्लाई एंड डिफेंडेंट विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल या लायबल फॉर द रॉन्ग डन बाय हिम। अगर यहां पर कंसेंट फ्रॉड के माध्यम से या किसी भी प्रकार से गलत तरीके से ली गई है, किसी को मजबूर करके ली गई है, तो यहां पर वॉलंटरी नॉन फिट इंजरिया अप्लाई नहीं होगा और डिफेंडेंट को लायबल ठहराया जाएगा, जैसा कि आर वर्सेस विलियम्स के केस में डिफाइन किया गया था। इसमें यह था कि डिफेंडेंट वाज अ सिंगिंग कोच and he had convinced a 16-year-old student to have sexual intercourse with him by telling her that it will help her in improving her voice and singing। यहाँ पर डिफेंडेंट जो था वो एक सिंगिंग कोच था और उसने 16-year-old स्टूडेंट को कन्विंस किया कि तुम मेरे साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लो, उससे तुम्हारी वॉइस और सिंगिंग इंप्रूव होगी। यहाँ पर डिफेंडेंट लायबल होगा, कोर्ट ने ये कहा, क्योंकि ये कंसेंट उसने फ्रॉड के द्वारा ऑब्टेन की थी, बिकॉज उसने उस स्टूडेंट को यह बताया कि उससे सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से उसकी वॉइस और सिंगिंग इंप्रूव होगी, और उसने ऐसा उसके कहने पर कर लिया, इसलिए ये फ्रॉड के द्वारा लिया गया है, इसलिए वो लायबल ठहराया गया होगा। अब लिमिटेशंस की बात करते हैं, लिमिटेशंस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया। अब क्या क्या लिमिटेशंस हैं उसकी बात भी हम देख लेते हैं। यहाँ कह रहा है कुछ सर्टेन लिमिटेशंस यहाँ पर हैं। द फर्स्ट वन इज रेस्क्यू केस, मतलब वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया के
प्रिंसिपल के तहत अगर हम बात करें तो उसमें कुछ लिमिटेशंस यानी उसकी रोक भी यानी कुछ बाउंडेशन भी है, उसमें कुछ लिमिटेशन भी है, वो हमको समझना है। तो फर्स्ट वन इज रेस्क्यू केसेस। When the plaintiff suffers an injury as a result of him doing an act which he knows is likely to cause harm to him, but it is an act to rescue someone, then this defense will not apply and the defendant will be held liable. यहां कह रहा है अगर प्लेंटिफ को कोई प्रकार की इंजरी हो जाती है ऐसे किसी कार्य के करने से जो वो किसी को रेस्क्यू करने के दौरान कर रहा हो, और अगर उसे ऐसी कोई इंजरी हो जाती है तो यहां पर ये डिफेंस वो अप्लाई नहीं कर सकता, यानी यहां पर वो डिफेंडेंट जो है वो लायबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, ए फायर इज कॉज्ड ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ ए के नेग्लिजेंस के कारण, लापरवाही के कारण फायर लग जाती है, आग लग जाती है, और बी उस फायर में फंस जाता है। अब सी देखता है बी को और जंप कर जाता है उस फायर में उसको बचाने के लिए, लेकिन ऐसा करने से सी खुद ही जल जाता है। हियर इवन दो सी वेंट इनटू द फायर वॉलंटरली, यहां भले ही सी फायर यानी आग में जानबूझकर या फिर स्वेच्छा से घुसा हुआ था, नोइंग फुली वेल दैट ही मे बी बर्न्ड, यानी वो पूरी तरीके से जानता था कि वो जल सकता है, तो यहां पर ए जो है वो लायबल ठहराया जाएगा नेग्लिजेंस के लिए, और वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया का जो सिद्धांत है वो अप्लाई नहीं किया जाएगा इस केस में, क्योंकि सी यहां पर एंटाइटल्ड है ए से डैमेज पाने के लिए। वैसा ही हेन्स वर्सेस हार्वुड के केस में देखा भी गया था। सर्वेंट डिफेंडेंट का 2 हॉर्सेस लेकर के जा रहा था टाउन में पुलिस स्टेशन के पास, और उन्हें खाली वो छोड़ देता है, कुछ काम करने के दौरान उन्हें खाली छोड़ देता है। हॉर्स अपसेट हो जाते हैं चिल्ड्रन से और वो भाग जाते हैं। सीइंग देम इन रेज द प्लेंटिफ हु वाज अ पुलिस ऑफिसर वेंट टू स्टॉप द हॉर्सेस, और उन्हें भागता देख, उन्हें गुस्साया देख हॉर्सेस को एक पुलिस ऑफिसर उनको स्टॉप यानी रोकने के लिए जाता है, और ऐसा करने में वो इंजरी हो जाती है उसे, पुलिस ऑफिसर को। तो वो ओनर के ऊपर, हॉर्सेस के ओनर के ऊपर एक डैमेज के लिए सूट इंस्टीट्यूट करता है। तो यहां पर कोर्ट ये बोलती है कि डिफेंडेंट यहां लायबल होगा, क्योंकि वॉलंटरी नॉन फिट इंजरिया का सिद्धांत यहां लागू नहीं होगा रेस्क्यू के केसेस में। इसलिए दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, दैट इज इलीगल एक्ट। अगर कंसेंट किसी ऐसे एक्ट के लिए दी गई है या फिर किया गया है जो कि अपने आप में इलीगल है, तो ऐसे एसेंशियल्स को अगर आप पूरा क्यों ना कर दें, उसकी सारी बात को आप मान ही क्यों ना लें, उसके बाद भी आपको डिफेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पर आपने इलीगल काम को करने के लिए कंसेंट दी हुई है। इसलिए ठीक है, इलस्ट्रेशन के तौर पर अगर समझे तो ए और बी डिसाइड करते हैं कि वो शार्प स्वॉर्ड से लड़ाई करेंगे, मतलब कि धारदार तलवार से लड़ाई करेंगे। व्हेन सच एन एक्ट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, और ऐसा कार्य कानून के द्वारा वर्जित है। अब ए को बहुत बड़ा कट लग जाता है जिसके कारण उसको सीरियस इंजरी हो जाती है, तो ऐसे केस में बी वॉलंटरी नॉन फिट इंजरिया का सिद्धांत का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करवा सकता, क्योंकि यहां पर वो ऐसा कार्य करने के लिए कंसेंट यहां पर दिया गया था जो कि कानून के द्वारा प्रोहिबिटेड है। यहां पर आपका वॉलंटरी नॉन फिट इंजरिया का टॉपिक खत्म होता है। आई होप आप सभी को मेरे द्वारा समझाए गए इस टॉपिक से संबंधित सारी बातें समझ आई होंगी। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।